नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इन दिनों एक सीरीज ने काफी हो हल्ला मचाया हुआ है, नाम है पाताल लोक। और इसका एक डायलॉग भी बड़ा फेमस हुआ कि जब पाताल लोक के कीड़े बाहर निकलते हैं तो कांड हो जाता है। जब आप इस सीरीज को देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक कैरेक्टर नजर आएगा, कबीर अहम, जो एक शातिर चोर है। बता दें कि ये रोल आसिफ खान ने निभाया है। और इसके बाद एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चला इसको लेकर कि ये एंटी हिंदूवादी है। तो इन सब बातों को लेकर सीधा चर्चा करते हैं आसिफ खान से। तो अभी आपकी बात करते हैं आपकी सीरीज की। अभी इसको लेकर ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा था, हैशटैग हिंदू के ऊपर, जो है कि एंटी हिंदू बताया जा रहा है इसे। तो ऐसा किस तरह की चीजों को दिखाया गया है इन चीजों को लेकर कि इसे लोग इस तरह से कर रहे हैं बात अभी? सर एक्चुअली मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी चीज का एंटी ये सीरीज बनाई गई है। अगर आप सीरीज देखोगे तो आपको पीछे का जब इंटेंशन अगर आप देखोगे किसी भी चीज का, तो आपको उसका एहसास समझ में आएगा कि वो कितना पॉजिटिव बात कहना चाहते हैं। लोग वो बात कहना चाह रहे हैं कि दो लोग 25 लोग के साथ गलत कर रहे हैं जो भी चीज, तो वो बात बाकी कम्युनिटी के बारे में नहीं, वो उन पर्टिकुलर 2 इंसानों के बारे में जिन्होंने गलत किया, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो, और इसमें सब चीजों के बारे में बात हो रही है सीरीज में। वो हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो कास्ट है, क्रीड है, कलर है, हर बारे में बात हो रही है। तो किसी भी तरीके से किसी का भी एंटी तो ये नहीं है, तो किसी भी तरह से एंटी नहीं है। तो अभी जिस तरह की बात इसमें कही गई थी कि कबीर अगर हिंदू होता तो शायद उसके साथ बर्ताव, मतलब कहानी के अंदर कुछ और होता, लेकिन जिस तरह मुस्लिम कैरेक्टर को दिखाया गया है और जो सभी समाज में चल रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो क्या इस तरह की चीजें भी दिखाने की कोशिश की गई है? और कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई इंसिडेंट की कभी आपको लगा हो? सर नहीं, मेरे साथ तो खैर पर्सनली तो मेरे साथ कभी इस तरीके का इंसिडेंट कोई नहीं हुआ। लेकिन वो जिस बारे में आप बात कर रहे हो वो एक्चुअली कबीर के फादर का वो एक डायलॉग आता है कि मैंने अपने बेटे को मैंने जिस बेटे को मुसलमान नहीं बनने दिया, आपने उसे जिहादी बना दिया। जिसकी आप बात करें उसी से शायद ये चीज कन्वे होती है। तो बेसिकली उसमें ये नहीं है कि वो अगर हिंदू होता तो उसके साथ नहीं होता है, वो मुसलमान होता तो नहीं होता। ये बहुत एक छोटी सी बात है कि किसी भी जगह पे कोई भी एक बंदा है जो कि एक किसी भी माइनॉरिटी को अगर एक बंदा बिलोंग करता है और वो कहीं पे भी एक बहुमूल एरिया में अगर वो है या किसी भी तरीके से चीज होती है, तो थोड़ा सा चीजें उसके लिए बदल जाती हैं। बहुत सामान्य बात है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, अगर आप किसी मुस्लिम बहुल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे यही सेम तरीके की चीजें वहाँ पे, क्योंकि कोई हिंदू होगा तो वो वहाँ पे अल्पसंख्यक है, उसको भी शायद ये सेम चीजें प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। वो दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि सीरीज को किसी भी तरीके से कोई भी धार्मिक एंगल नहीं दिया है हम लोगों ने कि ये कम्युनिटी का अच्छा या इसका बुरा, ऐसा कुछ नहीं है। प्योरली एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीजें। जो आपका इसके अंदर न्यूड सीन था एक, जिसमें काफी वायलेंस भी दिखाया गया, काफी चीजें दिखाई, तो उसके लेकर किस तरह की तैयारी की? क्योंकि एक मानसिकता भी होती है लोगों की, और उस बीच में आप न्यूड करना इतना एकदम पूरी तरह से इंडियन कम्युनिटी में, तो किस तरह से तैयारी की थी आपने इन सब चीजों को लेकर? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो एक वो स्टीरियोटिपिकल जो दिमाग होता है वो सब में है। वो मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मेरे घर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी। तो जब पहली बार मुझे ये सीरीज जब मिली तो मुझे मालूम नहीं था कि सीन किस तरीके से शूट होगा। उसके बाद जब पहली दफा जब मुझे बताया गया कि ये इसमें एक सीन ऐसा है जिसमें आपको कंप्लीट आप न्यूड हो, आपने कुछ ही नहीं पहना हुआ, तो मैंने कहा ओके। मैं क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई सी भी चीज, मैं कोई भी किसी भी तरीके का कोई काम कर रहा हूँ और अगर वो कहानी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो कहानी को आगे बढ़ाने में बहुत जरूरी है, मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन अब बात आती है कि आपके पीछे एक फैमिली भी है, तो मैंने फिर अपनी फैमिली से पूछा, मैंने कहा मैं इस तरीके का न्यूड सीन है मेरा। मेरे घर वाले शुरुआत में डर गए कि क्या सीन है, उनको लगा कि कोई फिजिकल इंटीमेसी इस तरीके कुछ। मैंने कहा वो सब नहीं है, पुलिस वालों के साथ एक रिमांड सीन है मेरा, जिसमें कि मुझे इस तरीके का बैक नेटिविटी दिखानी है। तो थोड़ा उन्होंने 1-2 दिन का टाइम लिया। फिर मेरी जो मम्मी है, मेरी अम्मी है मेरी, उन्होंने फिर फाइनली बोल दिया कि ठीक है, तुम्हें अगर ठीक लगता है तो तुम कर सकते हो। तो फिर फाइनली वो किया। और मानसिकता की जब बात कर रहे हो, बिल्कुल सही है वो। एक्चुअली जब वर्कशॉप में जब हम लोग कर रहे थे, तो पहली बार जब हुआ था मेरे साथ वो सीन, पहली बार जब मेरे सारे कपड़े उतर गए थे, तो मुझे याद है मैं 15 से 20 मिनट तक मैं कुछ बोला नहीं था, मतलब बोल नहीं पाया था मैं कुछ, और सुन्न हो गया था पूरा। पहली एक होता ना कि एक हल्की सी शर्म तो बचती है ना जब आप अकेले में भी होते हो,
फॉर एग्जाम्पल जब आप बाथरूम में भी हम जब नहाने के लिए भी जब कपड़े उतारते हैं ना, हम शीशे में भी कभी खुद को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, ये खुद से भी एक शर्म होती है। तो वो चीज को वो डर हटाने के लिए वर्कशॉप में काफी हमारे चीज हमें डिस्कशन हुआ। फिर फाइनली उसके बाद उन लोगों ने इतना ज्यादा मुझे कंफर्टेबल कर दिया था कि मैं मेंटली फिर प्रिपेयर था पूरी तरीके से करने के लिए। तो आपके कैरेक्टर की बात करें, जो कबीर एम है, जो इस कैरेक्टर में नाम है आपका, वो एक बहुत ही अच्छा ड्राइवर है, काफी तेज गाड़ी भगाता है। तो क्या आप रियल लाइफ में भी इस तरह सी चीजें करते हैं कि आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग स्किल्स आती हो? हाँ, ये बहुत फनी इंसिडेंट है एक्चुअली कि मुझे जब पहली बार जब बुलाया गया इसके ऑडिशन के लिए, तो मुझे ये नहीं बताया था कि गाड़ी वाड़ी चलाता है, तो बहुत तेज गाड़ी चलाता है। मुझे जस्ट बोला कि ये करना है, मैंने गया और अब मैं तो एक्टर हूँ ना, मैंने एक्टिंग कर दिया अपने हिस्से का जो करना था मुझे। वो करने के बाद उनका कॉल आया 3-4 दिन बाद कि हाय आसिफ, ये आप, आई होप आप ड्राइव अच्छे से कर लेते हो ना। मैंने कहा अच्छे से मतलब? उन्होंने कहा मतलब ये बंदा ड्रिफ्ट कराता है गाड़ियों को, बहुत तेज गाड़ी चलाता है वगैरह वगैरह। मैं दिल में ये डर था कि अगर मैं इनको बोल दूं कि मुझे नहीं आती गाड़ी चलाना, तो कहीं मुझे निकाल ना दें, कहीं मुझे हटा ना दें। क्योंकि स्क्रिप्ट में जो पहली लाइन है मेरे कैरेक्टर की, वो लिखी हुई कबीर विद आईज ऑफ अ ड्रिफ्टर। उसका किरदार इस तरीके का कुछ है कि वो गाड़ी में बहुत ड्रिफ्ट कराता है, मजा आता है उसको, और उसकी आंखें, उसका किरदार थोड़ा सा स्वभाव थोड़ा उस तरीके का है। तो फिर मैं डर गया अंदर से, तो मैंने नहीं बताया। मैंने कहा हाँ मुझे चलाना आती है। तो अब तक मुझे गाड़ी उतनी चलाना आती थी कि 10-15 की स्पीड पे जो सूने रोड पे चलाते हैं ना अपन, उतनी गाड़ी चलाना आती थी। बट लकीली उस वक्त ये था कि जब कॉल आई, तो उसके बाद शूट में कुछ 1 महीना बाकी था, ऑलमोस्ट 1-1.25 महीना बाकी था। अगले ही दिन जब मैं जाके मैंने फीस जमा कराया, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया, और 1 घंटे क्लास होती थी। तो मैंने कहा मुझे डबल क्लास चाहिए। तो हम 2.5 घंटे की क्लास करते थे डेली। 1 महीना पूरा बॉम्बे के ट्रैफिक में गाड़ी वाड़ी चला के, और शूट से पहले सीख गया मैं गाड़ी चलाना फुल। मतलब इस सीरीज से आपने एक और नई चीज सीख ली इसके साथ साथ? बिल्कुल 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 बिल्कुल, एक नया हुनर सीख गया मैं गाड़ी चलाने का। और अगर इस सीरीज में आपको कोई और कैरेक्टर दिया जाता तो आप किसे पसंद करते? मुझे सबसे ज्यादा पसंद कोई कैरेक्टर अगर है, तो मुझे हथौड़ा त्यागी बहुत पसंद है। वो कैरेक्टर मुझे लगता है मतलब कि हाँ, मतलब वो उस तरीके का कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में। मुझे एक्चुअली क्या है ना, मुझे बहुत कम बोलने वाले और ज्यादा आंखों से एक्सप्रेस करने वाले किरदार मुझे ज्यादा पसंद आते हैं। तो हथौड़ा त्यागी इसलिए मेरा थोड़ा ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है। तो अभी जो आपकी जो एक मीम है, आपके नाम पे मीम जो बनाए जा रहे हैं, गजब खराब व्यवस्था है यार, ये वाले मीम अभी काफी वायरल हो रहे हैं इस समय पे। तो जब आप गांव में जाते हैं, किस तरह लोग आपसे ट्रीट करते हैं? मतलब लगता है कि हीरो आ रहा है, कोई एक्टर आ गया है, या अभी भी वैसी नॉर्मल लाइफ? यार मैं अपना बताऊं ना, एक्चुअली मुझे जिस तरह मेरा जो शहर है, मेरी एक सीरीज है पंचायत, अगर आपने देखी हो तो। पंचायत में एक्चुअली जिस तरीके से दिखाया है ना, वो उस तरीके का शहर है मेरा। बहुत ही भोले वाले, बहुत नॉर्मल से लोग हैं। तो आज भी उनके लिए हालांकि है कि हाँ हमारे यहाँ एक लड़का टीवी पे आता है, फिल्मों में आता है, लेकिन उनके सवाल बड़े इनोसेंट होते हैं। उनके वो सवाल नहीं होते हैं कि क्या करते हो, उनका सवाल ही होता है कि तुम शाहरुख खान को देखा है पास से, सलमान खान से हाथ मिलाया, ये काम करते उसके पैसे मिलते हैं, तो ऐसे वाले वो बहुत ही इनोसेंट। आज भी वो थोड़ा एक डिस्टेंस शायद वो रखते हैं वो लोग, बट बहुत प्यार करते हैं यार, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अभी आप किस ड्रीम प्रोड्यूसर के साथ या डायरेक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? अगर आने वाली फिल्मों की बात करें तो आपकी क्या इच्छा है कि आप किसके साथ काम करना आपको अच्छा लगेगा? मेरी ड्रीम प्रोड्यूसर तो कोई नहीं, मेरे ड्रीम डायरेक्टर और ड्रीम एक्टर हैं। ड्रीम डायरेक्टर जो मेरे सबसे बड़े हैं, अनुराग कश्यप सर हैं, राजकुमार हिरानी जी हैं, और है इम्तियाज अली। ये 3 मेरे ड्रीम डायरेक्टर। जिसमें अनुराग कश्यप मतलब मैं एकदम एक तरीके से वो गुरु मानता हूँ मैं फिल्म मेकिंग में। और मेरे 2 ड्रीम एक्टर्स हैं, एक अभी कुछ दिनों पहले चले गए हमारे बीच से, इरफान खान साहब। मेरा ड्रीम था कि मैं उनके साथ जिंदगी में भी काम कर पाऊँ, वो मैं नहीं कर पाया। और दूसरा है शाहरुख खान साहब, जिनको मैं बचपन से देखता, जिनकी वजह से मैं बॉम्बे आया। मैं दोनों लोगों की वजह से एक्चुअली मैं बॉम्बे आया हूँ। तो ये मेरे ड्रीम एक्टर, मेरे ड्रीम सुपर हीरो आप कह सकते हो, इरफान खान साहब और शाहरुख खान साहब। इरफान खान भी राजस्थान से, तो कभी आपसे उनकी मुलाकात हुई किसी नाटक मंच पे, या कभी ऐसे दोनों मिले हो, एक साथ काम करने का मौका मिला हो? एक्चुअली मैं और इरफान सर, हम लोग दोनों, मतलब वो टोंक से हैं, मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, लेकिन हम लोग दोनों ने जयपुर में थिएटर किया। और एक ही सेम जगह पे हम लोग थिएटर, मतलब सेम जगह पे अलग अलग वक्त। वो रविंद्र मंच एक जगह है हमारे यहाँ पे, हम उस पर थिएटर किया।
जब जयपुर गया था, जब मुझे नया नया जब लोग बताते थे कि इस रिहर्सल हॉल में इरफान साहब रिहर्सल करते थे, इस स्टेज पे परफॉर्म करते थे, उनकी जो फोटो लगी हुई, तो हमारे लिए हमारा जो स्पेस था वो किसी म्यूजियम से कम नहीं था, वो हमारे लिए म्यूजियम बन गया था। और जयपुर में थिएटर करने वाले हर बंदे के दिमाग में हीरो इरफान खान ही है। तो जब से हासिल और पान सिंह तोमर और मकबूल देखी थी, तो हम वही मैं बन के घूमता था, मैं रणविजय बन के घूमता था, कई बार मैं रणविजय ही समझने लगा था अपने आप को, जब जब हासिल देखी थी। तो उनके साथ काम करने का खैर ये हुआ कि हमारी वर्कशॉप जब लगती थी, हर सालाना एक वर्कशॉप लगती थी, तो उसमें एक बार पता लगा कि वो आने वाले थे हमारे एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे एक दिन हमारी क्लास लेने के लिए। उनकी फिल्म आ रही थी डी-डे, उसके प्रमोशन के लिए वो आ रहे थे। फिर फाइनली ये हुआ कि जिस दिन आने वाले थे उससे एक दिन पहले पता लगा कि थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया, वो दिल्ली किसी किताब का विमोचन करने के लिए उनको जाना पड़ गया, तो वहाँ चले गए और नहीं आ पाए वो। उसके बाद फिर एक बॉम्बे में वेब सीरीज बन रही थी जिसमें इरफान साहब मेन लीड में थे। उसके कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया कि इसमें एक छोटा कैरेक्टर 3 सीन है इसके, लेकिन इरफान सर मेन लीड में तुम्हें करना है। मैंने कहा एक सीन भी होगा, पीछे भी खड़ा होना होगा, सिर्फ मुंह पर उंगली रख के, तो वो भी कर लूंगा। मैंने कहा आप बताओ कब आना है। मैं ऑफिस पहुंचा, अगले दिन उनके सब ऑडिशन वगैरह सब दिया। अगले दिन कॉल आया मुझे कि आप, बड़ा अच्छा लगा ऑडिशन, आप सिलेक्टेड हो उस रोल के लिए, सब कुछ हो गया, डन हो गया फाइनल। और मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा कि साहब के साथ शूट करने का मौका मिलेगा। फाइनली फिर ये हुआ कि जैसे शूट में कुछ हमारा 15-20 दिन बचे थे और साहब की तबीयत खराब हो गई, लंदन चले गए इलाज कराने के लिए। फिर उसके बाद चीजें बदली कि फिर वो दूसरे एक्टर आ गए, उसमें दोबारा उनका कॉल आया कि हम दूसरे एक्टर हैं ये। मैंने कहा मैं जिस वजह से ये करना चाह रहा था वो अब नहीं है, तो फिर क्या फायदा करने का। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा ये, तो काम कभी नहीं कर पाया, ये एक ड्रीम था जो अधूरा रह गया। तो अभी आप शाहरुख खान से अगर मिलना चाहें तो किस रूप में मिलना चाहेंगे? जैसा कि आपने बताया कि वो आपके फेवरेट एक्टर में से एक हैं, ड्रीम एक्टर में से एक हैं, तो किस प्रकार मिलना चाहेंगे उनसे, एक फैंस के जरिए या उनके साथ काम करते हुए? मैं एक्चुअली आपको हकीकत बताऊं तो मुझे 2-3 मौके मिले शाहरुख सर से मिलने के। मैं कभी जानबूझ के नहीं मिला, क्योंकि मैं उनसे उस भीड़ की तरह नहीं मिलना चाहता जो रोज, क्योंकि वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं कि एनी टाइम उनके आसपास हजारों लोग रहते हैं जिनको शायद किसी को याद ना रहे या कुछ। मैं उनसे उस तरीके से नहीं मिलना चाहता। मैं उनसे मिलके कभी भी मिलूं तो शायद 2 ही मिनट, लेकिन मैं सुकून से बात करूँ, वो 2 मिनट सिर्फ उनके और मेरे हों, उसमें कुछ तीसरा नहीं हो बीच में। तो उनसे जब भी इंशाल्लाह कभी मिलूंगा तो मैं को एक्टर बन के मिलूंगा, किसी एक प्रोजेक्ट पे या किसी एड पे, चाहे वो कुछ भी हो, हम साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी आपकी आने वाली फिल्में कौन सी है, कौन सी टीवी सीरीज है जिसपे आप आने वाले और दर्शकों को फिर से एंटरटेन करने वाले हैं? मेरी आने वाली एक सीरीज अभी अमेजोन प्राइम की, एक मिर्जापुर 2 सीरीज है। और मिर्जापुर 2 की रिलीज डेट मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोग मैसेज आपके चैनल पे भी आप जब डालोगे तो नीचे मैसेज करेंगे, अभी से बता देते हैं, हमें रिलीज डेट नहीं मालूम, लेकिन इसी साल आ रहा है, ये तय हो गया। अभी अमेजोन प्राइम ने ये घोषित कर दिया कि इसी साल आएगा वो। और उसके अलावा मेरी एक और फिल्म है, बालाजी मोशन पिक्चर्स एंड शिक्षा एंटरटेनमेंट का जॉइंट वेंचर है ये, पगलैट नाम है फिल्म का। ये एक फिल्म है और एक ये है, बाकी और कुछ प्रोजेक्ट की भी बात चल रही है आफ्टर द रिलीज ऑफ पाताल लोक एंड पंचायत। तो जैसे ही ऑफिशियल हो जाएगा इंशाल्लाह तो मैं बहुत जल्दी फिर सबके साथ शेयर करूंगा। मिर्जापुर 2 को लेकर जो है काफी मतलब लोगों में उत्सुकता है कि कितनी जल्दी आएगी, तो कुछ बता सकते हैं कि साल के कब तक आ सकती है, अंत तक या उससे पहले? ये तो बताना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि ये ये एक्चुअली किसी को भी नहीं मालूम, ये सिवाय अमेजोन के कोई नहीं बता सकता। तो जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देखने वाले हैं, जो लोग देखेंगे, उनसे मेरी गुजारिश है कि अमेजोन प्राइम के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएं और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें उनके कि आप जितना जल्दी हो सके हमें डेट बताइए। तो अभी आप जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अभी काफी छा गए हैं, अभी जैसे अब टीवी से आए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या लगता है कि अब बड़े स्क्रीन पे जाना पसंद करेंगे ज्यादा, या यही आपके लिए बहुत अच्छा है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और इस तरह की टीवी सीरीज? यार मुझे लगता है कि मैं एक्टर हूँ, मतलब मुझे मीडियम के बारे में नहीं सोचना है कभी भी कि वो स्टेज है, टीवी है, सिनेमा है या वेब है। मुझे अपना काम करना है और अच्छे से करना है, अच्छी क्वालिटी में काम करना, अच्छे लोगों के साथ काम करना। वो मीडियम चाहे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर। वो वक्त के हिसाब से जहाँ मुझे अच्छी स्क्रिप्ट आती जाएगी, मुझे लगेगा हाँ ये किरदार मेरे लिए बहुत बेहतर है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मुझे एक्साइट कर रहा है अंदर से। मीडियम फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे टीवी हो, चाहे थिएटर हो, वो कुछ भी हो, वेब हो, मैं मतलब फिर मेरे लिए किरदार इंपॉर्टेंट है, मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आपकी सीरीज थी जाम ताड़ा जिसमें आप पत्रकार बने थे, अंदर जो कोई ऐसा फनी मोमेंट जो आप अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहें? फनी मोमेंट जमतारा में, हाँ एक बार एक्चुअली उसमें बहुत ही इंटेंस हमारी
हमारी बहुत इंटेंस फाइट है, मतलब हमारी मतलब सनी की और रॉकी की, और हम लोग छुड़ा रहे हैं उसको। हम लोग फार्म हाउस पे बैठे हुए हैं और उसमें लिखा था कि सब थोड़ा थोड़ा शराब वराब पी रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं शराब वराब नहीं पीता, बिल्कुल नहीं पीता। डायरेक्टर ने बोला कि आपको क्या कहते हैं, मतलब थोड़ा एक्टिंग, मतलब वो एक्टिंग एक्टिंग से ज्यादा हो रही थी शराबी वगैरह। मेरे को आपको मुझे रेफरेंस ही नहीं पता कि कैसा होता है शराब पीने में। क्या मैंने कहा इंपॉर्टेंट सीन है, कैसे करें कैसे करें, तो दूसरे लोग पी रहे थे, तो पता नहीं कुछ और ही था, शराब नहीं थी, कुछ और था, वो नशे का था। लेकिन गांव वाले जो बनाते हैं कुछ तो भी, तो मैं गया उनके, मैंने कहा मुझे दो थोड़ा सा। मैंने शर्ट, और उसको ऐसे धीरे धीरे पीना होता है, मैंने एकदम से बहुत सारा पी लिया। मैंने पिया, ऐसा पेड़ का एक तना था, मैं ऐसे करके टेक लगा के बैठ गया, टेक लगा के बैठा, और मैंने कुछ कुछ भी इम्प्रोवाइज किया किया किया, ये होता रहा। और उसके बाद वो वाला सीन, हमारा बैठ के बातचीत वाला सीन खत्म हुआ, एडीआई कहती कि सर इट्स डन, वेरी नाइस, मूविंग ऑन। उन्होंने ऐसा बोला, मैं ऐसे करके उठा, हाथ दिया मैंने, और ऐसे उठा और जमीन पे गिर गया वहीं पे, और यूनिट वाले लोग चले गए। फिर देखा क्या, एक एक्टर गिरा पड़ा है वहां पे नशे में, इतना धुत हो गया वो। तो फिर वापस आए, मुझे दो लोग उठा के लेके गए। उसके बाद सेम डे हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग फाइट का सीन शूट कर रहे हैं, और फाइट के सीन में बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही कि रॉकी के ऊपर सनी चढ़ा हुआ है, और इम्प्रोवाइज करने के लिए बोला डायरेक्टर साहब ने कि कुछ 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 तुम बोलते रहना। फाइट इस तरीके थी, उसने आके उसकी शर्ट के बटन तोड़ दिए, इसने सर पे बॉटल मार दी, उसने गन निकाल दी। तो वहां पे हमारे सनी ने इम्प्रोवाइज करने की साले हमारा शर्ट फाड़ दिया। मतलब एक बंदे ने तुम्हारे सर में बॉटल मार दी, गोली चल रही है, और तुम्हें शर्ट की पड़ी हुई है। तो वो बड़ा फनी मोमेंट है, बन गया कि सब लोग मजाक उड़ाते हैं उसका आज भी, कि मतलब सर पे सर फोड़ दिया, गोली चल गई, और तुम कह रहे हो कि शर्ट फाड़ दिया हमारा। तो इसी तरीके की चीजें काफी सारी हुई। और जैसे पंचायत में आपका दूल्हे वाला रोल था, जिसके ऊपर अभी काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं, तो दूल्हे का कैरेक्टर आपने मतलब किसको देख के ध्यान में रख के प्ले किया? क्या ऐसा सच में आपके साथ कोइंसिडेंट हुआ कि आपने गांव में देखा हो कोई इस तरह का सीन? यार मैंने ऐसे बहुत दूल्हे देखे हैं, बहुत सारे, सीरियसली बोल रहा हूँ। और मेरा वाला तो फिर थोड़ा अच्छा था, मैंने इससे भी गए गुजरे देखे हैं बहुत सारे। तो मतलब मैंने तो कई बार ऐसे देखे हैं कि मतलब गंदे झगड़े वगड़े करके चले गए शादी वाले दिन, कि मैं फेरों में नहीं बैठूंगा। ऐसे वाले भी देखे मैंने, जो फेरे में नहीं बैठ रहे, जिनको 2-2 घंटे तक दुल्हन के माँ बाप फिर मना रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो दिमाग में कहीं ना कहीं वो रेफरेंस था कि एक एरोगेंस तो होता है, लेकिन एक थिन लाइन है जो कि समझना पड़ेगी कि ये जो छोटे जो गाँव में जो बसने वाले जो लोग होते हैं, इनके गुस्से में भी एक मासूमियत होती है। जैसे कि गणेश के कैरेक्टर में जो देखिए आपने, दूल्हा के कैरेक्टर में जिस तरीके से बोलता है कि नहीं हम भी इनको ऐसोली बोलेंगे, या हम भी इनको वही बोलेंगे, तो उनके गुस्से में भी एक इनोसेंस है। मतलब वो नहीं कि एक होता है ना कि हम दिल में गिठान रख के चलते हैं किसी से नफरत, और वो उनका वैसा वाला नहीं होता। ये कि अभी हो गया, ये हो गया, चलो यही खत्म हुआ, ये बात खत्म हुई, चले गए। वो कल शायद उसको याद नहीं रहेगा दिमाग में। तो मैंने गणेश के कैरेक्टर थोड़ा इस तरीके का रखा था कि मासूमियत है उसमें, गुस्से के साथ साथ। तो आपकी जो वेब सीरीज है इस टाइम पे जो चल रही है पाताल लोक, मतलब काफी हिट भी हुई है, काफी लोगों ने नाम भी दिया इसे, लेकिन कई लोग इस पे र्यूमर्स भी बना रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम के उसमें लेके जा रहे हैं। तो आपको कैसा लगता है इस समय पे, क्या आप संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को कि इस तरह की चीजें ना करनी चाहिए? यार एक्चुअली हमारी कंट्री में ये प्रॉब्लम शुरू से रहा है कि कभी भी आप किसी भी तरीके, कोई भी सेंसिटिव जो बात होती है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते, जब भी उस बारे में जब बात होती है तो बहुत सारे कुछ लोग हैं जो कि उसको नापसंद करते हैं या फिर उसको एंटी बता देते हैं। मेरा कहने का मकसद ये इतना था कि आपको जो करना है आप कीजिए, आपकी बिल्कुल मर्जी है, एक बार आप देख लीजिए, उसको देख के अपनी राय बनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी और की बात सुन के आप अपनी राय मत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि खराब है या अच्छा है, मेरा आप एक अखबार का आर्टिकल पढ़ के आप अपनी राय मत बनाइए, आप सोशल मीडिया में मत लिखिए, आप सीरीज देखिए एक बार। तो अगर उसके बाद आपको कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप आजाद हैं लिखने के लिए। सोशल मीडिया आपका अपने हाथ में है, ओटीटी प्लेटफॉर्म आपका अपने हाथ में, आपको उसके बाद जो करना है करिए, लेकिन इसको देखिए, किसी और की राय पे आप अपनी राय मत बनाइए। मेरा इतना सा मकसद है कहने का, और कुछ नहीं। जिन लोगों ने अभी तक पाताल लोक नहीं देखी है, मतलब ट्विटर पर ट्रेंड देख रहे हैं लेकिन पाताल लोक अभी सीरीज नहीं देखी है, उसको आप बताना चाहेंगे कि कबीर एम किस तरह का कैरेक्टर है? जो भी लोग हैं जो कि ट्रेंड देख रहे हैं और अभी तक सीरीज नहीं देखी, तो प्लीज मैं कहना चाहता हूँ कि जाइए। इस तरीके के कैरेक्टर, इस तरीके की स्क्रिप्ट, इस तरीके का हर चीज हर मायने में इंडिया में आया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आज तक कोई शो नहीं बना इस तरीके का। जो भी इंसान इसको एक बार देखेगा वो फुल्ली एंटरटेन होने की गारंटी है हमारी। और जिन लोगों ने नहीं देखी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज देखिए ये शो। एक्चुअली ये देखने की जरूरत है हमें, ये शो हमें देखना चाहिए।
और कबीर अहम का जो मेरा कैरेक्टर है वो बहुत ही अलग कैरेक्टर है। जितने भी कैरेक्टर आपने मुझे अभी तक देखा है, मेरी जो भी ऑडियंस है उन्होंने जो भी मुझे देखा है, उससे बहुत अलग कैरेक्टर है ये। तो मुझे बिल्कुल नए अवतार में अगर आपको देखना है तो प्लीज जाइए Amazon प्राइम पे अभी के अभी पाताल लोक देखिए। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल आपसे कि आप इतना नाम फेम हो चुका है आपका, क्या लुक की वजह से कभी आपको कोई परेशानी हुई इंडस्ट्री में? यार लुक की वजह से मुझे परेशानी, मतलब परेशानी कैसे बताऊं। एक्चुअली जब 2010 में जब पहली बार बम्बई आया था मैं, तो मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है, क्या किस तरीके से काम किया जाता है, कहाँ जाना है, किन लोगों से मिलना है। और उस वक्त एक्चुअली इतने कास्टिंग डायरेक्टर का काम इतना, जो आज बड़े बड़े जो कंपनीज खुल गई हैं, बड़े बड़े जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इज्जतदार प्रोफेशन बन गया, उस वक्त शायद उतना नहीं था। तो मैं जब ऑडिशन देने कहीं जाता था, मुझे अगर पता लगता कि फला जगह फलानी बिल्डिंग ऑडिशन हो रहा है, वहां पे मोस्टली ना बॉडी बिल्डर्स और गोरे चिट्टे सुंदर दिखने वाले लड़के होते थे। उनके बीच में जब मैं जाता था तो एक होता है कि लोगों के नजरिए से आपको पता लग जाता है किस तरीके से आपको देख रहे हैं लोग। तो वहाँ कई बार ऐसा फील तो होता था, बट क्या जब एक बार कुछ साल जब आप थिएटर कर लेते हो और आपको पता होता है कि हाँ ये आपका क्राफ्ट है, उसके बाद आपको पता लग जाता है कि ये मेरा हथियार है, इसके पास ये तो मेरे पास ये है। मैं अपने आप को इस चीज से प्रूव करूंगा, मुझे इस चीज में कोई नहीं हरा सकता। तो एक वो कॉन्फिडेंस जो है वो मेरा थिएटर करने से बहुत ज्यादा बूस्टअप हुआ जब मैंने थिएटर किया कि नहीं, अब मैं चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर आ जाए या सुंदर आ जाए, मैं अपना बेस्ट दे के रहूंगा। तो अभी जैसे मुंबई में आपने अपने सफर की शुरुआत की, तो 2010 का आसिफ और 2020 का आसिफ, क्या क्या बदलाव आए 10 सालों में? बहुत बदलाव आ गए यार। मतलब सबसे पहली चीज तो ये होती है कि चीजों को समझने, आपकी जो समझदारी है, आपकी मेच्योरिटी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चीजों को देखना, चीजों को समझना। शायद आप 10 साल पहले मुझसे सवाल पूछते कि ये एंटी ये है क्या, एंटी ये क्या, तो मैं पता नहीं क्या उल जरूर बक देता। तो ये जो समझ आती है हमारे अंदर चीजों को समझने की, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या चल रहा है हमारी कंट्री में आज की तारीख में, वो सब समझना बहुत जरूरी है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी एक चीज को हमेशा किसी भी चीज का अंधभक्त बने, किसी भी एक चीज को बिल्कुल उस तरीके से सपोर्ट। तो ये जो सारी चीजें, बहुत सारी चीजों में फर्क आया अपने काम में। मैं जिस भी तरीके का एक्टर था 2010 में, मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा पॉलिश किया 2020 तक, जो भी पिछले 10 साल रहे हैं। तो हर तरीके से मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की है। तो अभी आने वाले समय में आप आपको अपने आप को किस रूप में देखना पसंद करेंगे? मतलब कोई ऐसा ड्रीम कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो, प्ले करना चाहते हो अपनी लाइफ में? मुझे कोई मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर वैसा है नहीं, लेकिन हाँ मुझे लाइफ में पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे किसी बड़ा गैंगस्टर की बायोपिक कभी करने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा। तो अगर आपको मतलब कि एक टाइम ट्रेवल दिया जाए, टाइम ट्रेवल मशीन दिया जाए कि आप पास्ट में जाएं और कोई एक मूवी सिलेक्ट करें कि आपको इसमें करना था काम, तो कौन सी मूवी होगी जिसमें आप अपने आप को देखना चाहेंगे? दो है, एक नहीं, दो फिल्म बोल सकता हूँ, दो फिल्म है। दो है, एक है ब्लैक फ्राइडे और एक है गैंग्स ऑफ वासेपुर। ये दो फिल्में हैं जो कि मतलब मैं आज जब ये फिल्में जब देखता हूँ तो मैं कई बार मैं रोया हूँ ये फिल्में देख के। और इसलिए नहीं रोया कि फिल्म जो भी जैसी भी फिल्म है, इसलिए रोया कि मैं इस फिल्म का पार्ट क्यों नहीं हूँ, इस फिल्म का हिस्सा मैं क्यों नहीं बन पाया। कुछ फिल्में होती है ना जिनको देख के आपको लगता है कि अभी दोबारा नहीं बन सकती, जैसे कि मकबूल। ये सब फिल्में बन गई बस एक बार, अब ये दोबारा नहीं बनेंगी कभी। तो बस ये को दुख होता है अंदर से कि मैं क्यों नहीं था उस वक्त यहाँ पे, किसी भी रोल में होता चाहे। तो ये एक है। तो अभी जिस तरह की मतलब नाटक से कई बड़े कैरेक्टर, कई बड़े हीरोज जो हैं सामने आ रहे हैं इस टाइम पे, तो कई लोग जो अभी नाटक में अभी घुसे हैं या नए नए आए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह उनको अपनी मेहनत करनी चाहिए, किस तरह अपने आप को पॉलिश करना चाहिए उन्हें? यार जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत सारे मुझे मैसेज आते रहते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें। मैं सबको जब बताता हूँ कि आप जाइए, आप थिएटर कीजिए, आपके जो भी आप करीबी जो शहर है जहाँ थिएटर का, वहाँ कीजिए थोड़ा टाइम। जब आपको लगे आप थोड़ा पक गए हो तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे है, आप कहीं पे भी जाके आप अप्लाई कीजिए, या आप और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे थिएटर ग्रुप्स आप वहाँ ज्वाइन कीजिए। तो जब उनको बताता हूँ कि जाइए 3-4 साल कम से कम इस पर पॉलिश कीजिए, तो उसके बाद मैसेज आना बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत मुझे फिर अजीब सा फील होता है कि लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, 15 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए। और ऐसे ना लोग बॉम्बे आ जाते हैं फटाफट, और फिर अपना टाइम खराब होता है और फिर दूसरे लोगों को कोसते हैं फिर
कि ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वहाँ तो ये चलता, वहाँ ये चलता, ऐसा नहीं होता है। आप सबसे पहले अपने क्राफ्ट पे काम कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिए। आपको अंदर से जब ये बिलीव हो जाए ना कि आप 10,000 की भीड़ में भी अपने आप को अलग देख सकते हो, उस दिन आपको बॉम्बे का रुख करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सभी, हर इंसान के लिए जो भी बॉम्बे आता है या एक्टिंग फील्ड में कुछ करना चाहता है। तो जैसे मुंबई सपनों की नगरी कही जाती है और कई लोगों के वहाँ पे सपने भी टूटते हैं, तो जब आप 2010 में आए थे और जब आपको फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ था उस समय पे, तो ऐसा लगा नहीं आपको कि कहीं आप टूट रहे हो, कहीं बिखर रहे हो? तो किस तरह आपने अपने आप को मोटिवेट किया था? उस वक्त एक्चुअली ये था कि किसी भी तरीके का मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं था 2010 में। और मैं बॉम्बे में एक होटल थी वेस्टिन, हालांकि 2-3 में किया लेकिन सबसे ज्यादा वेस्टिन में किया। तो मैं होटल में काम करता था, एज एन वेटर में काम करता था वहाँ के बैंक्वेट में। और उसी के सामने एक चॉल थी, उसमें एक रूम था हमारे पास छोटा, उसमें 10 लोग रहते थे हम लोग, उनके साथ मैं रहा करता था। तो और इन सब चीजों से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरे पास यहाँ पे ऐसा घर है या फिर मुझे ये करना पड़ा। नहीं, मुझे दिक्कत ये होती थी कि मैं जो करना है मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ऑडिशन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं कैमरा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं सेट्स पे नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैं दिन तो बहुत अच्छे से निकाल लेता था, रातें नहीं निकलती थी मुझसे, मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे आज भी पिछले 4-5 साल से मैं 5 घंटे से ज्यादा कभी सोया नहीं हूँ आज तक, मुझे नींद नहीं आती थी। मैं अपनी माँ को, मेरी अम्मी को फोन करके मैं बहुत इमोशनल हो जाया करता था। कई बार हुआ भी, मोरल डाउन भी हुआ अंदर से। लेकिन मेरी माँ है, मेरी फैमिली, मेरे 2 भाई है, मेरी बहन है, इन लोगों ने का हमेशा बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है मुझे बहुत ज्यादा, मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करते थे लोग कि नहीं तुम कर लोगे कर लोगे कर लोगे। तो बस उन्हीं का वो सब्र और उसी चीज को करते 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 आज निकल करता करता वो टाइम निकलता गया करते करते वो 10 साल हो गए और फाइनली जो है पाताल लोक तो पहुंच गए। तो जैसे धीरे धीरे आपको समय मिला, आप अपने आप में अपने निखार करते गए अपने आप में, और जब आप परी मूवी में कैमरे के आगे आए थे, जब पहला आपका शॉट था, तो वो उस टाइम की फीलिंग कैसी थी आपकी? जिंदगी का पहला कैमरे का शॉट था एक्चुअली मेरा जयपुर, जब मैं जयपुर में जो थिएटर करता था तो हमारा एक रीजनल चैनल था जी मरुधरा, और उस पर सीरियल आता था एपिसोडिक कलेक्टर साहब। मेरी पहली जो स्टोरी थी उसमें मैं मेन कैरेक्टर में मैं प्ले कर रहा था। एपिसोडिक हर एक कैरेक्टर बदलते हर स्टोरी में। मेरा कैरेक्टर नाम था असलम, और मैं बहुत मतलब इतना ज्यादा ओवर, पहली बार जब कैमरा देखा था मैंने तो पहला सीन था कि 2 पुलिस वालों ने ऐसे करके पीछे से पकड़ा हुआ मुझे, और मुझे आगे बोलना था कि मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। ये लाइन थी मेरी, और मैं उसकी प्रैक्टिस किए जा रहा हूँ कि मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, ये वो करके करते करते जैसे कैमरे पे लेके आया और कैमरे पे आगे उन्होंने जैसे बोला आपने कि मैंने कहा मैं नहीं डर, एक ही बार में पूरा मैंने पता नहीं किस लैंग्वेज में क्या लाइन बोल दिया, जिमरिश में कुछ, तो मैंने अजीब व गरीब से बोल, मेरे मुंह से लाइन ही नहीं निकली। इतना ना गंदा फंबल मारा। डायरेक्टर ऐसे करके मुझे दूर से देख रहा कि इससे होगा कि नहीं होगा, हमने गलत बंदा तो नहीं ले लिया कहीं। फिर मैं गया, मैं बड़ा नर्वस हो गया था पहली बार में, फिर धीरे धीरे करते 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 खैर वो हो गया। तो आखिरी सवाल आपसे कि जब शाहरुख खान से आपको मिलने का मौका मिले, वो इंशाल्लाह जल्दी आए आपके सामने, वो 2 दिन भी जल्दी आए, और आपके फेवरेट हीरो है, तो उनका कोई फेवरेट डायलॉग जो आप बोलना पसंद करें? शाहरुख खान साहब, आपसे मोहब्बत करता रहूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। चलिए, आपको पाताल लोक के लिए बहुत बधाई। हम चाहते हैं कि आप ऐसे करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, अपने फैंस को एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। और आखिरी कोई बात कहना चाहेंगे अपने फैंस को आप? मैं अपने फैंस को यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि ये तो खैर सब लोगों ने बहुत सारा बता दिया कि घर में रहो, बाहर मत निकलो, ग्लव्स पहन लो, सैनिटाइजर लगा लो, मुंह ढक लो, ये तो सबको पता है। मैं बस आपसे इतनी चीज कह रहा हूँ कि जो भी आप लोग घर में हैं, जिस भी तरीके से आप अगर कर सकते हैं, जो भी लोग रमजान, अभी जो लोग रमजान चल रहे हैं, जो भी लोग रोजा रख रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे 2 टाइम का पहले खाना बनता था घर में, अभी 1 ही टाइम का खाना बन रहा है। तो ये मत सोचिए कि हमारा राशन बच रहा, अभी करिए कि जो 1 टाइम का आपका जो राशन बच रहा है, वो राशन इकट्ठा करके अपने मोहल्ले में, अपने घर के आसपास जो भी कोई एक इंसान है जो कि साहिब हैसियत नहीं है, जो कि नहीं खरीद सकता है, प्लीज उसको हेल्प कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक भी मदद नहीं पहुंच रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत दिनों से भूखे हैं, बीमार हैं। तो जितना हो सके मदद हमें करना बहुत जरूरी है। हम किसी और का इंतजार नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट की तरफ से मदद कब आएगी। हम इसीलिए तो इंसान है, यही तो फर्क है बाकी सब में और इंसान में।
तो ये करते रहिए। और दूसरी चीज़, अपने घर वालों के साथ टाइम बिताने का इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। तो जितना हो सके मोबाइल से, लैपटॉप से थोड़ा दूर रह के और माँ बाप के साथ थोड़ा टाइम बिता लें तो अच्छा है।